आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं, इन पर नजर हम डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आरके पुरम में विशाल जनसभा। आप और कांग्रेस नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जल सैलाब। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 42 लाख लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन, कनाडा और मेक्सिको की जवाबी कार्रवाई। कनाडा ने लगाया 25% टैरिफ। चीन ने कहा टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5 और अंतिम मैच आज मुंबई में। भारत पहले ही मेहमान टीम पर बना चुका है 3-1 की अजय बढ़त। और आइए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले आज सुपर संडे है। दरअसल आज तमाम दलों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार में खुद को झोंक देंगे। बात करें अगर बीजेपी की, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरके पुरम में दोपहर 1 बजे पीएम की जनसभा होगी। आरके पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी से अनिल कुमार शर्मा, आप से प्रमिला टोकस, कांग्रेस से विशेष कुमार, बीएसपी से सुनील कैन चुनावी मैदान में है। इससे पहले 30 तारीख को द्वारका में पीएम ने जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर आपदा बताया और कहा कि आपदा वालों की हर घोटाले की जांच होगी। पीएम ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी। पीएम ने अपनी रैली में कहा था कि दिल्ली को आधुनिक बनाना बीजेपी चाहती है। उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का जिक्र भी किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब बस 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से पीएम मोदी के अलावा कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह 3 जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मी नगर में चुनावी रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी डोर टू डोर कैंपेन के तहत दिल्ली की जनता से संवाद करके बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन आज दिल्ली में मीडिया को संबोधित करेंगे और चुनावी मुद्दों को जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल दिल्ली की 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा। हजरत निजामुद्दीन, जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। करीब 20 नए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नई कैंपेन सॉन्ग जो है वो जारी कर दिया है। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए बोल से गाए इस गीत को भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव और रोहा ने आवाज़ दी है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ओर से जारी ये तीसरा वीडियो सॉन्ग है। इसके पहले बीजेपी ने जो राम को लेकर आए उनका राज होगा दिल्ली में नामक टाइटल सॉन्ग जारी किया था, जबकि दूसरा चुनाव कैंपेन सॉन्ग भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में जारी किया जा चुका है।
उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल करके भारी मतदान करने वाले हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं सामने, वो अभी से हतोत्साहित हैं, झूठ बोलने में लगी हुई हैं। आपको पता है, आजकल हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं तो हम पूछते हैं कि आजकल फोन आ रहा है क्या, तो 90% महिलाएं और लोग उठाते हैं हाथ, हाँ हाँ फोन आ रहा है, और हंसते हैं, झूठों का फोन आ रहा है। तो अब उनके पास कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ भ्रमित करने को है। पंजाब में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान मामले को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। साथ ही मामले में अरविंद केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भी कहा। अमृतसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा इनकी सरकार है। मैं कोई अवरोध उत्पन्न करने यहाँ नहीं आया हूँ, न कोई राजनीतिक हमारा मकसद है। मैं इतना ही कहने आया हूँ कि मूर्ति बाबा साहब का भेंट करने आया हूँ। मेरे हाथ से, मेरे साथियों के हाथ से, अंबेडकर वादियों के हाथ से मूर्ति ग्रहण कर लें। अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर आकर के और माफी मांग लें कि पंजाब में इनकी सरकार है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया गया, घोर अपमान किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जा रहा है। इसे लेकर केजरीवाल ने कल मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। चिट्ठी में केजरीवाल ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग के अलावा ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करने की बात कही। साथ ही आप संयोजक ने मांग की कि हमला करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि अगर किसी एक राज्य को इससे फायदा होने वाला है तो वह दिल्ली है। दिल्ली में लगभग 1 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग हैं और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 85% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 12 लाख से कम है। दिल्ली के 85% करदाताओं को अब लगभग कोई टैक्स नहीं देना होगा। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी फैसला नहीं होगा। अपने बजट का भाषण प्रारंभ किया और जो उन्होंने 6 एरियाज ऑफ फोकस बताए, उसमें एक अर्बन डेवलपमेंट भी था, एक पावर था, एक माइनिंग था, एक टैक्स रिफॉर्म्स था, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस थे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर विशेष फोकस इस सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली बाय एंड लार्ज प्रीडोमिनेंटली एक अर्बन एरिया है कि 10 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स से छूट मिलेगी, वो 12 लाख तक करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यदि किसी एक राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है तो वो दिल्ली है। जो लोग रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें दिल्ली में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम की आमदनी है। अर्थात जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं दिल्ली में, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, अब लगभग कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मुझे लगता है इससे बड़ा युगांतकारी निर्णय नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके अंदर काम करने की क्षमता होती है वो बोलकर नहीं करके दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट। मेरा मानना है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। और एक तरफ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखाया। वो भी करके दिखाया जो पिछली सरकारें कर रही थी, उससे बेहतर किया। हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया और बजट को देश की प्रगति के लिए हितकर बताया। Budget is the very excellent budget. The budget is going to help the middle class, lower middle class, and everyone. Because of this budget, the up to 12 lakhs tax, there is nil tax. They need not to pay any tax. So the Prime Minister Shri Narendra Modi ji is a historical decision taken by our Honorable Prime Minister to help and to promote our Indian economy also, and to help the our society people. The entire budget is the historic budget by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and our Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman. I thanks to them on behalf of the Tamil Nadu people and our country. Thank you very much. थैंक यू सर। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन साहब मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का बजट माना जा सकता है। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां संबित पात्रा एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। गैर कानूनी मसला है, इसलिए सतर्क होकर इसे जरूर सुनिएगा और देखिएगा। जहां तक आम आदमी पार्टी, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही नामाकरण जिसका कहा है, आपदा, जहां तक आपदा का मामला है, उसकी सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। आपदा की सबसे बड़ी संपदा भ्रष्टाचार है। चाहे वो शराब नीति, एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड को लेकर लगभग 29,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया हो, और चाहे डीटीसी बसेस को लेकर घोटाला किया हो, या फिर चाहे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम के निर्माण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और कैमरे लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया हो, इन सब घोटालों का पर्यायवाची है आम आदमी पार्टी आपदा। जमीन हड़पना और अपने नाम पर मासूमों को जमीन को ले लेना, यह भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का कारोबार रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी 50,000 गज की कोठी में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं, तो उनके जो एमएलए हैं वो भी कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि हम भी जमीन हड़पेंगे और अपने लिए इसी प्रकार का महल बनाएंगे। और आज मैं खुलासा करने वाला हूं, आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट, उनके विधायक जो रहे हैं, सोमनाथ भारती जी के काले कारनामों का, जो कि एक तरह से रिकॉर्डिंग में आ गया है, एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ है। उस स्टिंग ऑपरेशन को हम आपको दिखाएंगे, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके समक्ष रखेंगे। मसला ऐसा है कि जैतपुर नामक एक स्थान है, जैतपुर में एक जमीन की टुकड़ी को लेकर विवाद हुआ था और एक एफआईआर भी हुआ था। तो संबित पात्रा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते नजर आए। ना सिर्फ शीश महल का मुद्दा उन्होंने उठाया, बल्कि कहा कि जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल ही शीश महल में रह रहे हैं, तो उनके जो बाकी विधायक हैं उनकी भी इस तरह की इच्छाएं हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि सोमनाथ भारती को लेकर एक वीडियो जो है वो शायद जारी करेंगे, जिसमें बताया, शायद दिखाया जाएगा कि किस तरीके से लगातार
जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो भी अब उसी तरह के सपने जो हैं बुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के नज़दीक होते ही आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी नजर आ रहा है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बजट को लेकर। दरअसल केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा के बाद मखाना अनुसंधान, मखाना व्यापार और मखाना किसानों में खुशी की लहर है। जानकारों की माने तो मखाना बोर्ड के गठन से मखाना प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता में बड़ा बदलाव होगा। बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिलने से इसकी वैश्विक पहचान बनी। लेकिन मखाना बोर्ड के गठन से मखाना के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय के मखाना के प्रधान अन्वेषक और मखाना बोर्ड की गठन के लिए लगातार पत्राचार कर रहे अनिल कुमार ने मखाना में उस वक्त क्रांति ला दी थी जब सबौर मखाना वन की प्रजाति का खोज कर किसानों को बेहतर मखाना उत्पादन की तकनीक सिखाया था। अनिल कुमार बताते हैं कि मखाना बोर्ड के गठन से मखाना का निर्यात क्षेत्र विस्तार, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय बजट में घोषणा किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की और अपने वर्षों के प्रयास को साकार होने की बात कही। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने अपने बजट में मखाना बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के साथ साथ वैश्विक स्तर पे मखाना की मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बल मिलेगा, जिससे मखाना के किसानों की उन्नति होगी, समृद्धि आएगी और मखाना के किसानों का सर्वांगीण विकास होगा। वहीं मखाना व्यापार को वैश्विक पहचान दिलाने वाले मनीष कुमार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे सुमित की माने तो मखाना बोर्ड के गठन से यह एक संगठित व्यापार का रूप ले लेगा। पहले मखाना कुछ बड़े लोगों के नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन बोर्ड के आ जाने से सबसे ज्यादा लाभ किसानों, व्यापारियों और क्वालिटी में देखने को मिलेगा। इससे किसानों को हर तरीके से फायदा होगा। अगर आप देखिएगा जीआई टैग के बाद मखाना का गुड़िया जो है, मखाना सीड बिका, तो इससे किसको फायदा होगा? इससे अल्टीमेटली किसान को ही फायदा हुआ। और अभी भी अगर बोर्ड का गठन हो जाता है तो प्राइस बहुत ही ओपन होगा, बड़े बड़े भी प्लेयर आएंगे, तो और इसका जो प्राइस है मखाना का और बढ़ेगा और जिससे कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिलेगा। अच्छा फ़ायदा होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि अब इसमें बोर्ड आया तो बजट आएगा तो किसान को फ़ायदा होगा, साथ साथ में व्यापारी को भी फ़ायदा होगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। अब ये मखाना साल भर का काम हो गया, 12 मंथ का हो गया, फैक्ट्री सिस्टम हो रहा है और डेवलप भी कर रहा है। ऑर्गेनाइज वे में होने लगा है काम, पहले नॉन ऑर्गेनाइज था, अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि फैक्ट्री सेटअप भी अच्छा हो रहा है। मखाना को वैश्विक पहचान दिलाने में बिहार के मिथिलांचल के किसानों, अनुसंधानकर्ता और व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा से इसमें और भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मखाना बोर्ड के गठन से बड़ा बदलाव जो है नजर आएगा और इसी को लेकर जो तमाम मखाना कारोबारी हैं, किसान हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आइए अब बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 21वां दिन है। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला भी लगातार जारी है और श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का उत्साह भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे तक की अगर बात करें तो लगभग 42 लाख लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 1 फरवरी तक 33.61 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। वहीं बसंत पंचमी सोमवार को होने वाले अमृत स्नान को देखते हुए करोड़ों लोगों के महाकुंभ में आने की उम्मीद है। बसंत पंचमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस शुभ दिन पर लोग मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा।
वहीं वसंत पंचमी की समाप्ति से पहले ही सोमवार को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक वसंत पंचमी तक अगर बात की जाए, वसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने का बहुत शुभ इसको माना गया है। इस दिन संगम स्नान करने से पुण्य और ज्ञान के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में अमृत स्नान करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के सभी निर्देश दे दिए थे। आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ में 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आज बसंत पंचमी भी है और वैसे तो कल शाही स्नान भी है और यहाँ की व्यवस्था जो भी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आज बसंत पंचमी था और हम विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ सरस्वती का दिन होता है। बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त आज था 4 बजे का था और हम लोगों ने जो स्नान किया बिल्कुल 4:40 पे हम लोगों ने स्नान किया। बहुत अच्छा लगा भैया। और हम लोग इतना दूर से आए थे, इतना मतलब ट्रेन में इतनी भीड़ थी, सब कुछ थी, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही स्नान किया सारी थकावट हम लोग की उतर गई। हम लोग आ रहे थे, इतनी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में, इतनी थकावट हुई। वहाँ से हम लोग नागावासुकी तक पैदल आए तो वहाँ तक जो भी थकावट थी नहाने के बाद हमारी तुरंत उतर गई। हम लोगों को सबकी आराम। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा मंत्री कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो। बहुत अपार सुखद अनुभूति हो रही है और इतना अच्छा लगा योगी जी की व्यवस्था देखकर। कोट से धन्यवाद योगी जी को। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के डांग जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में श्रद्धालु से भरी एक बस 200 फीट नीचे खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 48 यात्री सवार थे। ये बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से तीर्थयात्रियों को लेकर गुजरात के द्वारका जा रही थी। सुबह करीब 4 बजे सापुतारा के पास ड्राइवर का बस से संतुलन खो जाने की वजह से यह हादसा हो गया। बस में अधिकतर तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों से थे। पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव पूरा होने वाला है। सुबह 4-4:15 बजे सापुतारा से नीचे 2.5 किलोमीटर दूर शामगान रोड पे एक जो यूपी पासिंग की लग्जरी बस थी, जिसमें तकरीबन 48 पैसेंजर्स सवारी कर रहे थे। सापुतारा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर एक खाई में वो बस ड्राइवर की गलती की वजह से शायद वो नीचे खाई में 30 फुट खाई में गिर गई थी। उसमें से 48 पैसेंजर्स जो थे उसमें से 5 की डेथ हुई है, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। बाकी सबको शामगहान CSC सेंटर है उसमें लाया गया है ट्रीटमेंट के लिए और उनकी ट्रीटमेंट सबकी चालू है। सबको सर्वाइव कर लिया गया है। जो पैसेंजर्स जो ज़्यादा इंजरी हुई है, जिनको सीरियसली इंजरी हुई है, यहाँ से इनको आहवा सिविल हॉस्पिटल में रिफर कर दिया गया है। और आइए रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी। आपको बता दें, कनाडा और मेक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। कनाडा ने $155 अरब मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने घोषणा की कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और अन्य उपायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगी। उन्होंने अमेरिका के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि उनकी सरकार का ड्रग तस्करी करने वाले समूहों के साथ गठजोड़ है और इसे स्लेंडर बताया। चीन ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बीजिंग पर लगाए गए नए टैरिफ का दृढ़ता से विरोध करता है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इसी प्रकार के जवाबी कदम उठाएगा। ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय ने अपने बयान में अमेरिका की गलत प्रथाओं की निंदा करते हुए कहा कि बीजिंग इससे बहुत असंतुष्ट है और इसका दृढ़ता से विरोध करता है। मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेगा, जिसमें तर्क दिया जाएगा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ का एकतरफा अतिरोपण WTO नियमों का गंभीर उल्लंघन है। बयान में कहा गया कि शुल्क न केवल अमेरिका की अपनी
समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है, बल्कि सामान्य आर्थिक और व्यापार सहयोग को भी कमजोर करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापार युद्ध या टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य रूप से मादक पदार्थ नियंत्रण पर भावी द्विपक्षीय सहयोग को प्रभावित करेगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इवेंट में हिस्सा लिया। इस साइकिलिंग इवेंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापे के खिलाफ लड़ाई के संदेश को उन्होंने आगे बढ़ाया। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइट ओबेसिटी की मुहिम को बढ़ावा देते हुए रविवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इवेंट का आयोजन किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी साइकिल चलाते हुए नजर आए और उन्होंने फिटनेस के महत्व पर बल दिया। मोदी जी ने नेशनल गेम्स के इनॉग्रेशन के अवसर पर ओबेसिटी को कम करने के लिए, यानी कि ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए देश को आह्वान करा है। मुझे आज खुशी है हमारे देश के डॉक्टर्स आज ओबेसिटी के सामने लड़ाई करने के लिए एक संदेश देने के लिए साइकिल ऑन संडे के साथ जुड़े हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं और देश को आह्वान करता हूं कि हम ओबेसिटी के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़े। पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाली निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस भी इस इवेंट का हिस्सा बनी। रूबीना ने फिटनेस को जीवन का अहम अंग बताया। जो यंग जनरेशन है जो 8-8, 9-9 घंटे ऑफिस में बैठते हैं, बैकबोन्स स्टिफ हो जाती है, नेक की प्रॉब्लम्स होती है, पेट बाहर निकल आता है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप 1.5 आवर्स या 1 आवर भी निकालते हैं और एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आई विल श्योरली से दैट आपको मोटापा कभी नहीं होगा। इस इवेंट में शामिल कई प्रतिभागी अपने अपने विशेष अंदाज में जरूरी संदेश देते दिखाई दिए। अभी हम निकले हैं रेवाड़ी हरियाणा टू हांगकांग, जो कि 14 कंट्रीज़ की मेरी साइकिल जर्नी है और इसमें मैं 2 कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं जो बेसिकली हम काम कर रहे हैं ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। पर्यावरण को संदेश दे रहा हूँ। मैं 5 जून से लगा हूँ। आप आज जो हर शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको मेन उपाय जो है इसी के है, घास लगाइए और पर्यावरण से मुक्त पाइए। और आज फिट संडे है और साइकिलिंग है, उस हिसाब से भी मैं कलकत्ता से आया हूँ। वैसे ही इट इज़ नॉट ओनली डॉक्टर, सभी लोग एटलीस्ट रोज हाफ एन आवर साइकिलिंग करके फाइट फॉर ओबेसिटी। आप फिट है तो इंडिया फिट है, देश फिट है। 2 किलोमीटर लंबी ये साइकिल राइड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से शुरू होकर वहीं पर खत्म हुई। इस साइकिलिंग इवेंट में 250 से ज्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, जिनमें डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, छात्र और सोशल एक्टिविस्ट शामिल रहे। सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।